सोचिए, एक बहुत बड़ी जटिल इकोनॉमी को चलाना, ये कुछ एक विशाल जहाज को चलाने जैसा है। कोई एक स्टीयरिंग व्हील नहीं होता जिससे सब कंट्रोल हो जाए। नहीं, इसके लिए तो सटीक इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब औजारों का एक पूरा सेट लगता है। और आज हम सेंट्रल बैंक के उसी टूल बॉक्स को खोलने वाले हैं। तो सवाल यही है, इतनी बड़ी इकोनॉमी को आखिर दिशा कैसे दी जाती है? ये कौन तय करता है कि कब स्पीड बढ़ानी है और कब ब्रेक लगाना है? देखिए, इसका जवाब किसी एक जादुई बटन या व्हील में नहीं है। जवाब छिपा है एक पूरे टूल बॉक्स में, ठीक वैसे ही जैसे एक टेक्नीशियन के पास होता है। और इसी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को समझना असल में पूरी इकोनॉमी के मैनेजमेंट को समझना है। तो चलिए फिर देर किस बात की, खोलते हैं इस टूल बॉक्स को और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन टूल्स की जो सबसे डायरेक्ट कंट्रोल का काम करते हैं। कह सकते हैं कि ये इकोनॉमी के एक्सेलरेटर और ब्रेक हैं। ये वो औजार हैं जिनसे सेंट्रल बैंक सिस्टम में पैसे के फ्लो को मतलब उसके बहाव को सीधे सीधे कंट्रोल करता है। तो ये है पहला टूल, रेपो रेट। इसे इकोनॉमी का गैस पेडल या एक्सेलरेटर समझिए। जब सेंट्रल बैंक इस रेट को कम करता है तो बाकी बैंकों के लिए उससे पैसा उधार लेना सस्ता हो जाता है। और इसका सीधा असर यह होता है कि बैंकों से मिलने वाले लोन भी सस्ते हो जाते हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या आम लोगों के लिए। इससे बाजार में पैसा बढ़ता है और इकोनॉमी की गाड़ी रफ्तार पकड़ती है। और अब बात करते हैं ब्रेक की, यानी रिवर्स रेपो रेट। जब सेंट्रल बैंक इस रेट को बढ़ाता है तो बैंकों को एक तरह का लालच दिया जाता है कि वो अपना एक्स्ट्रा पैसा लोन में देने के बजाय सेंट्रल बैंक के पास जमा कर दें, क्योंकि उस पर उन्हें अच्छा ब्याज मिलेगा। नतीजा, बैंक बाजार में कम लोन देते हैं और इस तरह सिस्टम से पैसा खींच लिया जाता है। तो मतलब एकदम साफ है, ये दोनों रेट्स मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं। रेपो रेट सिस्टम में पैसा डालता है, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, और इकोनॉमी को रफ्तार देता है। वहीं दूसरी तरफ रिवर्स रेपो रेट उसी पैसे को, उसी लिक्विडिटी को सिस्टम से बाहर खींचकर इकोनॉमी को धीमा करता है। ये सही में एक बैलेंस बनाने की कला है। अब सवाल ये आता है कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? भाई, इसलिए क्योंकि जब भी सेंट्रल बैंक इन रेट्स में कोई भी बदलाव करता है तो इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ता है। हमारे होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की जो ईएमआई होती है वो इन्हीं रेट से जुड़ी होती हैं। चलिए अब टूल बॉक्स में रखे कुछ और जरूरी औजारों की बात करते हैं। इन्हें हम बैंकिंग सिस्टम की नींव कह सकते हैं। वो बुनियादी नियम जो पूरे सिस्टम को स्थिर मतलब स्टेबल बनाए रखते हैं। पहला है कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR। इसको ऐसे समझिए कि ये एक तरह की मैंडेटरी सिक्योरिटी डिपॉजिट है। हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक तय हिस्सा कैश के रूप में सेंट्रल बैंक के पास रखना ही पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, बैंक इस पैसे को लोन देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे उनकी उधार देने की कैपेसिटी पर सीधा कंट्रोल रहता है। अब दूसरा टूल है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या SLR। ये CRR से थोड़ा अलग है। ये वो पैसा है जिसे बैंक खुद अपने पास रखता है, लेकिन सेफ और लिक्विड एसेट्स के रूप में, जैसे कि कैश, सोना या फिर सरकारी बॉन्ड्स। ये एक तरह का सेफ्टी बफर है, ताकि अगर अचानक बहुत सारे लोग अपना पैसा निकालने आ जाएं, तो बैंक के पास उन्हें देने के लिए पैसे हों। तो CRR और SLR में मेन फर्क क्या हुआ? आसान भाषा में कहें तो CRR सेंट्रल बैंक का टूल है जिससे वो मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, और SLR वो बैंक का अपना सेफ्टी शील्ड है जो ये पक्का करता है कि बैंक खुद मजबूत और स्थिर रहे। अब बात करते हैं टूल बॉक्स के कैसे टूल की, जो एक इमरजेंसी सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। एक ऐसा विकल्प जो सिर्फ आपात स्थिति में ही इस्तेमाल होता है। इसका नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या MSF। ये एक तरह से लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब जब कोई और रास्ता ना बचे तो यहां से मदद मिलती है। सोचिए, किसी बैंक को दिन खत्म होते होते अचानक कैश की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, तब वो इस स्पेशल विंडो के जरिए सेंट्रल बैंक से सिर्फ एक रात के लिए उधार ले सकता है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। मान लीजिए एक बैंक को अचानक कैश की कमी हो गई, वो फौरन MSF विंडो का इस्तेमाल करेगा और थोड़ी ज्यादा ब्याज दर पर, मतलब एक तरह की पेनल्टी रेट पर, सेंट्रल बैंक से पैसा उधार ले लेगा। इस एक कदम से क्या होता है? एक बैंक की प्रॉब्लम पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में डोमिनो इफेक्ट की तरह फैलने से रुक जाती है और स्थिरता बनी रहती है। तो अब जब हमने टूल बॉक्स के सारे खास औजार देख लिए हैं, तो अब ये समझते हैं कि सेंट्रल बैंक बड़े इकोनॉमिक गोल्स को हासिल करने के लिए इन सब का इस्तेमाल एक साथ कैसे करता है। देखिए, आमतौर पर सेंट्रल बैंक के सामने दो ही बड़ी चुनौतियां होती हैं। पहली, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, यानी महंगाई तेजी से बढ़ रही है, या दूसरी, इकोनॉमी बहुत सुस्त पड़ गई है और ग्रोथ को धक्का देने की ज़रूरत है।
तो जब इकोनॉमी ओवरहीट हो रही हो, मतलब महंगाई से लड़ना हो, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? वो ब्रेक लगाएगा। वो रेपो रेट बढ़ा देगा, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ाएगा और साथ ही सीआरआर और एसएलआर को भी टाइट कर देगा। इन सब का मिला जुला असर ये होगा कि सिस्टम में पैसा कम हो जाएगा, लोन महंगे हो जाएंगे और इकोनॉमी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। और इसका ठीक उल्टा तब होता है जब इकोनॉमी सुस्त हो, जब ग्रोथ को बूस्ट करना हो। तब सेंट्रल बैंक एक्सेलरेटर पर पैर रखता है। वो रेपो रेट घटाएगा, सीआरआर और एसएलआर में भी ढील देगा। इससे क्या होगा? बाजार में पैसा बढ़ेगा, लोन सस्ते होंगे और लोग खर्च करने और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आगे आएंगे। सेंट्रल बैंकिंग के बारे में एक बहुत मशहूर कहावत है। सेंट्रल बैंकिंग की कला ये जानने में है कि जब पार्टी अपने पूरे जोरों पर हो तो पंच का कटोरा कब हटा लेना है। मतलब ग्रोथ और महंगाई के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना पड़ता है और सही टाइम पर सही एक्शन लेना ही असली आर्ट है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इनमें से कोई भी टूल अकेले काम नहीं करता। ये सब मिलकर काम करते हैं, ठीक एक ऑर्केस्ट्रा की तरह। और सेंट्रल बैंक एक कंडक्टर की तरह इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके इकोनॉमी में एक हार्मनी, एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे पैसा ज्यादा डिजिटल होता जा रहा है, नई नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या भविष्य में सेंट्रल बैंक के टूल बॉक्स में कुछ नए औजारों की भी जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।